हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस 15 क्वेश्चन और आशा करती हूं आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए यूजी नेट का एग्जाम अभी खत्म हुआ, लेकिन आगे फिर यूजी नेट का एग्जाम आएगा, तो उसके लिए बराबर कंटिन्यू तैयारी अपनी बरकरार रखें और करते रहें। ठीक है, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं हो पाती हैं। और साथ साथ टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। और चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समाजीकरण, राजनीति विकास, हित समूहीकरण, राजनीति संचालन। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक विकास। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार राजनीति व्यवस्था के निर्देश कार्य में सम्मिलित होते हैं राजनीति समाजीकरण एवं भर्ती। ठीक है, क्या राजनीति समाजीकरण, ठीक है, समाजीकरण और ये भर्ती। ठीक है, उसके बाद हित स्पष्टीकरण है, हित समूह है और राजनीतिक संप्रेषण। ठीक है, राजनीतिक संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण। तो ये सारी चीजें बहुत सारे हैं इसमें सम्मिलित। और क्या सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक विकास। तो हित समूहीकरण, राजनीतिक संचालन, सामाजिकरण और ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और राजनीतिक संप्रेषण भी सम्मिलित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति शास्त्र के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? ठीक है, संगठनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, व्यवस्था उपागम, संगठनात्मक उपागम या व्यवहारवादी उपागम। और सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परंपरागत जो है व्यवस्था उपागम। ठीक है, तो परंपरागत जो पद्धतियां हैं उसमें केवल संस्थात्मक पद्धति ऐसी है जो राजनीति को दर्शन शास्त्र, इतिहास या कानून का उपाश्रित न मानते हुए सबके स्वाधीन अस्तित्व को क्या करती है? उसको मान्यता देती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन राज्य शासन करते हैं? परंपरागत उपागम है, वो है व्यवस्था उपागम। थर्ड क्वेश्चन है, राजनीति समाज में मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है। राजनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल, रॉबर्ट चार्ल्स मैरियम। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने केटलिन व लासवेल के प्रतिपादन की जो कमियां थी, किसकी? डेविड व लासवेल। ठीक है, इनकी जो कमियां थी और प्रतिपादन की, इन कमियों को दूर करने के प्रयास से अपना अलग इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। किसने? जो है ये डेविड ईस्टन ने। ठीक है, और इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र राजनीतिक समाज में मूल्यों को सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है और इस प्रकार डेविड ईस्टन ने संघर्ष पर बल न देकर मूल्यों को निर्धारण को राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु माना है। इन्होंने किस पे बल नहीं दिया है? संघर्ष पे। और किसको इन्होंने बल नहीं दिया है? और इन्होंने क्या किया है कि मूल्यों के निर्धारण को, ठीक है, मूल्य जो है, मूल्यों के निर्धारण को इन्होंने क्या किया है? निर्धारण को इन्होंने राजनीति शास्त्र का क्या माना है? केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, तो ये है डेविड ईस्टन। किसके विचार में राज्य की छोटी परिधि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है? सीले, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, जेलिनेट। और राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ने एक राष्ट्रीय राज्य को बहुराष्ट्रीय राज्य से कम प्रगतिशील माना है। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय राज्य से, ठीक है, एक बहुराष्ट्रीय राज्य से लॉर्ड एक्टन ने एक राष्ट्रीय राज्य को क्या किया है? बहुराष्ट्रीय राज्य से कम प्रगतिशील माना है। और उसमें मानव की स्थिति जो है कूपमंडूक जैसी रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। समाज की उत्पत्ति रुक जाती है तथा राज्यों की अवस्था उन लोगों जैसी हो जाती है जिन्होंने अपने साथियों का संपर्क त्याग दिया है। तो लॉर्ड एक्टन ने एक राष्ट्रीय राज्य को बहुराष्ट्रीय राज्य से क्या किया है? कम
जो है इसको प्रगतिशील माना है। तो राज्य की छोटी परिधि सामाजिक विकास में व्यवधान बन जाती है, ये कहना है लॉर्ड एक्टन का। फिफ्थ है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और उदारवाद और समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, और डी है व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उदारवाद और समाजवाद का। तो जैसा कि मॉडर्न युग में राज्य के कार्यों से संबंधित नया सिद्धांत लोक कल्याणकारी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? लोक कल्याणकारी सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत पॉपुलर हुआ है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत। तो यह लोकप्रिय हुआ है और लोक कल्याणकारी राज से तात्पर्य होता है उस राज से जो जनता के कल्याण के लिए अधिक कार्य करता है, यानी जो जनता है, लोग हैं, जन है, ठीक है, उनके जो है उनका ख्याल रखता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद राज्य नहीं हो सकता है, और लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद समाजवाद के मध्य समन्वय स्थापित करना है। तो कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। 6 है राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपरोक्त कथन का संबंध उपयोगितावाद से है, उदारवाद से है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, राष्ट्रवाद से है। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उदारवाद से है। देखिए उपरोक्त जो कथन है वो किसका है? ग्रीन का है। ठीक है, किसका है ये? ग्रीन। ठीक है, तो उपरोक्त जो कथन है वो है ग्रीन से, और ग्रीन ने रूसो, कांट, हीगल जैसे जो भी आदर्शवादी विचारक थे उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को क्या करना है? दूर करना है। ये कथन है किसका? ग्रीन का है। और उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? उदारवाद से है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले सेवा कार्य करने चाहिए। यह कथन किसका है? हेयक का, फ्राइडमैन का, नॉजिक का, मार्क्यूज का। और 7th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हेयक का। हेयक ने कहा है कि राज्य को सकारात्मक रूप से प्रतियोगियों को बढ़ावा देना चाहिए और केवल गैर जबरदस्ती वाले जो सेवा कार्य हैं वही करने चाहिए। ठीक है, यानी जबरदस्ती नहीं करने चाहिए, जो गैर जबरदस्ती वाले कार्य हैं वही करने चाहिए। तो कथन है हेयक का। संप्रभुता की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोधा स्वीकार करता है? प्रकृति और ईश्वर के कानून, प्रतिनिधित्व के कानून, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय समझौते। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति और ईश्वर के कानून, जो जीन बोधा स्वीकार करता है। तो संप्रभुता की सत्ता पर प्रकृति और ईश्वर के कानून को जीन बोधा स्वीकार करता है और कहता है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति का सूचक है, ये कहता है जीन बोधा। तो सर्वोच्च शक्ति है और ठीक है, और एक ऐसे सर्वोच्च शक्ति का सूचक जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती। ठीक है, जो कानून के बंधन है उससे वो नहीं बंधी होती, ये कहता है जीन बोधा। ठीक है, तो संप्रभुता की सत्ता निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध जीन बोधा स्वीकार करता है? प्रकृति और ईश्वर का कानून। 9 क्वेश्चन है निम्न में से किसने राज्य के कार्यों को सृजनात्मक एवं निषेधात्मक में विभक्त किया है? हॉब हाउस, मैक्सी, जेएस मिल, एडम स्मिथ। और 9th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जेएस मिल। देखिए एलटी ग्रेड के एग्जाम जो होंगे अभी उसकी नहीं आई है नोटिफिकेशन आदि, तो उसके भी एग्जाम होंगे, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टीईटी पीटी आदि के लिए। तो जरूर वीडियो देखते रहे जिससे आपकी तैयारी लगातार बनी रहे और होती रहे। ठीक है, तो जेएस मिल है और सृजनात्मक और निषेधात्मक कार्यों में इन्होंने विभक्त किया है। तो देखिए राज्य के कार्यों को जेएस मिल ने निषेधात्मक और सृजनात्मक रूपों में विभाजित किया है और मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देते हुए, यानी इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया है? सर्वोच्च महत्व दिया है। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सर्वोच्च महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने। और जेएस मिल ने और जो है यह मत रखा अपना
कि राज्य को साधारणतः व्यक्ति की गतिविधियों में न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी जो राज्य है वो व्यक्ति की कार्य जो करता है व्यक्ति, उस पे ना ही प्रतिबंध लगाना चाहिए और ना ही कोई उन पे जो है नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिबंध उनके कार्यों में नहीं लगाना चाहिए और ना ही उनमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी वो अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उनपे हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। ये कहता है कौन? जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इसका फुल नेम। 10th है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई। सी है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंध के रक्षार्थ हुई। और राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज लाने के उद्देश्य से। तो क्या पूछा है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसको स्पष्ट करता है। और आपने बहुत वीडियो देख ली होगी मेरी, तो आपको समझ में आ गया होगा मार्क्सवादी सिद्धांत को कौन स्पष्ट करता है। तो देखिए, जैसा कि मार्क्स के अनुसार राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंध के क्या हुई है? रक्षार्थ हुई है। ठीक है, तो राज्य एक ऐसी संस्था है, मार्क्स के अनुसार मार्क्स कहता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन में शोषण के लिए स्थापित की जाती है। या राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंध के रक्षार्थ हुई। यानी राज्य क्या करता है? एक वर्ग जो उसका होता है, धनी वर्ग या कुलीन वर्ग जो होता है, वो मजदूर वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। तो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति शोषण के लिए स्थापित की गई है और राज्य एक ऐसी संस्था जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन व शोषण के लिए स्थापित की जाती है। ये कहता है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक। नेक्स्ट है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के क्या कार्य होने चाहिए? व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विकास, लोकमत, निर्माण एवं फैशन पर नियंत्रण। और सी है, रीति रिवाजों, लोकमत एवं फैशन में परिवर्तन। और डी है, नैतिकता का नियमन एवं विकास। और 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक दी मॉडर्न स्टेट, कौन सी पुस्तक? दी मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो दी मॉडर्न स्टेट इसकी पुस्तक जो है उसमें राज्य के विकास और कार्यों पर क्या किया है? इसने प्रकाश डाला है। ठीक है, और उसने राज्य के कार्य के अंतर्गत व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण और विकास को रखा है। और इसके विपरीत मैकाइवर ने कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया है जो राज्य को नहीं करने चाहिए। और इसमें विचारों, नैतिकता, रीति रिवाज और फैशन पर नियंत्रण जो है वो प्रमुख है। तो इसने इस बातों पे जोर दिया है कि क्या कार्य होने चाहिए? तो व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और संरक्षण होनी चाहिए। और उसकी पुस्तक दी मॉडर्न स्टेट, ठीक है, स्टेट इसकी पुस्तक। चलिए 12th है, राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन किसका? नव प्रत्ययवादियों का, फांसीवादियों का, उपयोगितावादियों का, अराजकतावादियों का। राइट ऑप्शन हो जाएगा नव प्रत्ययवादियों का। नव प्रत्ययवादियों में हीगल, ग्रीन और बोशाके की विचारधारा आती है। किसकी आती है नव प्रत्ययवादियों में? हीगल, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन आदर्शवादी भी माना जाता है और जो है उदारवादी भी माना जाता है, क्योंकि इसने राज्य को बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं दी है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तिवादी और आदर्शवादी दोनों ही है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें ग्रीन आते हैं, हीगल आते हैं और बोशाके। ठीक है, तो ये लोग आते हैं इसमें बोशाके नव प्रत्ययवादियों में। और इनकी विचारधारा आती है और स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं परंतु सद्जीवन के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। ये कौन कहता है? ये कहता है ग्रीन। ठीक है, ये कौन कहता है? तो ये कहता है ग्रीन। ये बात ग्रीन की विचारधारा, ये ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य नैतिकता की अभिवृद्धि करना नहीं परंतु सज्जीवन में जो भी आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करना, ये ग्रीन का कथन है। ठीक है, और 13 क्वेश्चन है, लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत
की अनेक आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उसमें से नहीं है? ऐतिहासिक, वैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो लास्की ने कहा है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के लिए उचित मानना असंभव है। ये कहता है कि जो प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत है, ठीक है, कानूनी जो सिद्धांत है वो राजनीति, ठीक है, जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन के लिए जो है उचित मानना असंभव है उसको, और राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को उसमें से निकाल दिया जाए। ये कहता है कि प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है उसमें से निकाल दिया जाए और संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के ऐतिहासिक, वैधानिक, राजनीतिक आधार पर आलोचना उसने की है। किसने? लास्की ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 13 क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन सी राजनीतिक। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन जो है राजनीतिक। ठीक है, और लास्की ने कहा प्रभुसत्ता कानून से राजनीतिक दर्शन के लिए उचित मानना असंभव है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसने कानूनी सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के लिए उचित मानना असंभव और राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा, प्रभुसत्ता के सिद्धांत उसमें निकाल दिया जाए। तो लास्की ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक, वैधानिक और अराजनीतिक की आलोचना की है, तो उसमें से आधार नहीं है, दी है आर्थिक। ठीक है, इनकी इसने क्या की? आलोचना की है। ठीक है, और आर्थिक की नहीं की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? राज्य समाजों में किसी प्रकार की भी नहीं है, किसी प्रकार की भी नहीं है। और राज्य समग्र शक्ति का स्रोत है, क्योंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, और कानून समाज की समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। और 14 क्वेश्चन जो है उसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्योंकि समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए लास्की बहुलवादी है। लास्की क्या है? बहुलवादी है। ठीक है, तो लास्की बहुलवादी है। वह कहता है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी क्या होना चाहिए? संघात्मक होना चाहिए। और वे व्यवसायिक प्रतिनिधि की प्रणाली के आधार पर राज्य की प्रभुसत्ता को विकेंद्रित कर दूसरे समुदायों को देना चाहते हैं, ये लास्की कहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि समाज संघात्मक से सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये किसका कथन है? लास्की का। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है स्थापित विधि की, प्रथागत विधि की, या नैतिकता और सदाचरण की, या समाज के औचित्य की भावना की? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थापित विधि की। तो कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनंत, सर्वोच्च और क्या है? असीम है। ठीक है, अनंत है, सर्वोच्च है और असीम है, जिसकी यानी कोई सीमा नहीं है। और इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है, स्थापित विधि को। तो संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा स्वीकार करती है स्थापित विधि को। ठीक है, यानी जो कानून की दृष्टि में राज्य की सत्ता अनंत है, सर्वोच्च है और क्या है? असीम है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।